अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। दो बड़ी अहम खबरें आज पाकिस्तान की और उन पर हम बात करेंगे। एक तो चलें फाफिन की रिपोर्ट से शुरू करते हैं। जो PP52 सियालकोट की ज़िमनी इंतखाबात थे उसकी रिपोर्ट आ गई है। और दूसरा ये कि बानी PTI इमरान खान ने अब अपने आप को पैटर्न इन चीफ मुकर्रर कर लिया है पार्टी का, और ये फैसला किया है कि वो जेल से ही तहरीक चलाएंगे और हुकूमत मुखालिफी तहरीक होगी। इसके क्या खदोखाल होंगे इसको समझना कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, उस पर बात की जा रही है कि जी वो क्या कर लेंगे, क्या वो कोई जलसे कर लेंगे, कोई जुलूस निकाल लेंगे, वो हुकूमत को तलपट कर देंगे, हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। माजी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कैसे करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी। तो इसको समझने के लिए ज़रा तारीख में चले जाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह की तहरीकें चलाई। तो जेल से तहरीकें चलाने में नेल्सन मंडेला ने जेल से तहरीक चलाई, उनकी तहरीक कामयाब हुई। जवाहरलाल नेहरू ने तहरीक चलाई और फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो मुल्क बने। तो इसमें पाकिस्तान की जो तहरीक थी वो भी चल रही थी और वो एक अलग सिनेरियो था। बहरहाल बहुत सी ऐसी तहरीकें हैं जो जेल से चलाई गई और कामयाब नहीं भी हुई। तो जेल से जो तहरीक चलाने की बात होती है ये इस तरह की बात नहीं होती कि इसमें जलसे जुलूस की कोई क़यादत होती है, बल्कि जब जेल से कोई रहनुमा तहरीक चलाने की बात करता है तो इसमें यही होता है कि वो अपनी तहरीर के ज़रिए, वो अपने मैसेजेस के ज़रिए, अपने पैगामात के ज़रिए आवाम को अवेयर करता रहे, उनको जगाए रखे और नेशनल इंटरनेशनल प्रेशर मेंटेन बढ़ाने में कोई अपना किरदार अदा कर सके। और ये एक लॉन्ग टर्म जद्दोजहद होती है। तो ये समझा जा सकता है कि क्योंकि अब डील वगैरह की बातें ख़त्म हो चुकी हैं, ना तो अब हुकूमत को इसकी कोई ख्वाहिश है, ना ही इस निज़ाम को कोई ख्वाहिश है फौरी तौर पर, क्योंकि अभी हमने भारत के साथ एक मार्का सर किया है और बड़ी कामयाबी से किया है, तो हुकूमत का ग्राफ बुलंद है। PTI को ये मौजूदा हुकूमत, मौजूदा सिस्टम क्यों स्पेस देगा? अगर उनको स्पेस देगा तो फिर अपना स्पेस कम करेगा। तो इस वक्त जमूद के शिकार है मामलात। तो फैसला अब ये किया गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जेल के अंदर से ही तहरीक चला जाए। हुकूमत के लिए क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? जैसे कि आज CPNE की एक प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी हुई है, तो इस तरह की रिपोर्ट्स आएंगी। जो आज की रिपोर्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि किस तरह हुकूमत पर दबाव बढ़ सकता है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जिस पर हुकूमत को बड़ा विजिलेंट रहना होगा, उसकी एक मिसाल है। CPNE की जो रिपोर्ट है 2024-2025 की प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, ये हर साल लॉन्च की जाती है। CPNE ने प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट को शहीद सहाफ़ियों के नाम किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में पाकिस्तान 2 दर्जे नीचे गिरा। पाकिस्तान ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 के मुताबिक अब पाकिस्तान का जो नंबर है वो 152वां है और मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत आज़ादी सहाफ़त को फ़रोग़ देने में नाकाम रही। प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा इत्तेहाद हुकूमत ने PICA 2025 का कानून ज़्यादा सख्ती से लागू किया। मौजूदा हुकूमत ने 2016 से ज़्यादा सख्त कवानीन पास किए। हुकूमत खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में इश्तिहारात के बकायात को लेट किया गया और रिपोर्ट के मुताबिक 2024-2025 में सहाफ़ियों और सोशल मीडिया सार्फिन पर केसेस बनाती रही और बलूचिस्तान में कोयटा प्रेस क्लब को बंदिश का सामना भी करना पड़ा। तो इस तरह की जब रिपोर्ट्स आती हैं सामने तो आवाम में बेचैनी होती है और फिर जेल में बैठा हुआ जो इस तरह की चीज़ों को फिर अपने मकासद के लिए कैश भी करता है और उन पर बात करता है। इसी तरह से बजट आने वाला है और बजट में हुकूमत फिर 400 से 500 अरब के टैक्सेस लगाएगी और ये बजट जो होगा ये IMF की सख्त शराइत के मुताबिक होगा, IMF की मर्ज़ी के मुताबिक होगा। ये होगा तो फिर प्रोग्राम आगे चलेगा, तो यहाँ पर मसाइल होंगे। तो हुकूमत को अब अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा हर मैदान में। एक इंडिया से मुकाबला जीतने के बाद काफ़ी नहीं है कि अवाम को मुतमईन कर दिया जाए। तकरीबन आधी आबादी खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारती है, उनको क्या आप रिलीफ देंगे? सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या खर्च करेंगे? तो ये तमाम मामला हैं। लॉन्ग टर्म अब लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सोच रहे हैं, क्योंकि उनको से कोई डील कर नहीं रहा और वो भी डील करना नहीं चाहते। जब उनके पास मौके थे उन्होंने नहीं की, अब उनसे भी कोई नहीं करना चाहता। तो जैसा मैं समझ रहा हूँ कि ऐसे ही है। कैसर अहमद शेख साहब हैं हमारे साथ, रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के। शैला रज़ा साहिबा हैं, रहनुमा पाकिस्तान पार्टी की। और अजहर सिद्दीक साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।
तो सबसे पहले अजहर सिद्दीक साहब आपसे बात कर लेते हैं कि क्या मतलब हम समझें अब ये जेल से तहरीक चलाने का, और क्यों जरूरत पेश आई बानी पीटीआई को कि उन्होंने पैटर्न इन चीफ का लकब अपने लिए इख्तियार किया, क्योंकि पावर तो उन्हीं के पास है, चाहे उनका नाम कुछ भी हो। वो कहते हैं ना कि गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो वो गुलाब रहता है, तो वो तो है गुलाब, तो खुशबू तो उन्हीं के पास थी सारी पार्टी की। क्यों उन्हें ये जरूरत पेश आई? पार्टी की जो बाहर क़यादत है उससे वो नाकाम हो, उससे नाउमीद हो गए हैं, वो लोगों से नाउमीद हो गए। बहुत शुक्रिया। देखिए, नाउमीदी तो आपको पता है, मायूसी जो है वो गुनाह है, वो कुफर है। और इमरान खान जैसी शख्सियत वो है, मायूसी की तरफ तो वो देखती नहीं है। अगर मायूसी की तरफ देखना होता तो कब के वो डील करके, अभी आमिर मीर के बड़ी वजाहत के साथ बता दिया कि कितनी दफा राब्ता हुआ, और ये बात भी बड़ी वाज़ेह तौर पर आ गई कि 26 नवंबर को तनवीर अहमद के बारे में या डॉक्टर्स के बारे में कहा गया वो नहीं, जो कि मेरे पास ये खबर है, मेरी जब 19 सितंबर 2024 को बड़ी तफसीली मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब बुशरा बीबी साहब से, तो वो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि वो सिविल लिबर्टीज की तरफ वो चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल उतना को जो आइन और कानून इजाजत देता है। तो इसलिए ये जो बात है ना, इस कॉन्टेक्स्ट के वाले से ये तो आउट राइटली रिजेक्टेड है कि खुदा ना खासा कि वो लफ्ज इसलिए नेगेटिव लफ्जों में इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो किसी डील और डील पर यकीन रखते नहीं है। अगर मैं कुछ और चीजों का गवाह भी हूं, 2019 में मैं जून के अंदर मैं लंदन था, और अब मैं नहीं, अब ख्वाजा आसिफ जो बातें बता रहे हैं वहां से अंदाजा लगा लें। अगस्त 2019 में इमरान खान साहब आए, हुकूमत आई। अप्रैल 2019 में जनाब उन्होंने कहा उनसे राब्ता हो गया, जनरल बाजवा से राब्ता हो गया, जनरल फयाज हमीद से राब्ता हो गया। तो अगर डील की बातें होती थी, डील तो वो आपके सामने है। 2019 में आपने देखा कि नवाज शरीफ बाकायदा 50 रुपए के स्टैंप पे अपने मुल्क से बाहर चला गया। तो यानी ये जो चीजें मगर अजहर सिद्दीक साहब देखिए, ये मामला भी ठीक है हमारे सामने है, बीबी भी गई, नवाज शरीफ साहब भी गए, लेकिन उन्होंने सियासी हिकमत अमली इख्तियार की ना। एक मौका था अपने मुल्क से खुमैनी साहब भी चले गए थे, लीडर ही थे ना एक, और फिर वहां से वो आए वापस और इनकलाब आ गया। तो ये तो स्ट्रेटेजी होती है। इमरान खान साहब ने जो स्ट्रेटेजी अपने लिए चुनी है वो बहुत ज्यादा असर अंगेज तो नहीं है ना। इसमें तो नेल्सन मंडेला को 27 साल लग गए, अब उनकी उम्र देखें और आगे 27 साल देखें आप। देखिए, ये बात आपकी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है मसूद, लेकिन पाकिस्तानी तारीख पे उनका मुताला बहुत ज्यादा है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब की तारीख, मोहतबा बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, ये सारी तारीखें वो पढ़ी हुई थी उन्होंने। यानी वो यही तो रवैया बदलना चाह रहे थे कि नहीं, यहाँ वोट की ताकत के साथ, अवामी ताकत के साथ, यानी और देख रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को इसलिए कहा यही जाता है कि जनाब 22 साल स्ट्रगल के बाद एस्टैब्लिशमेंट लेके आई। यानी एस्टैब्लिशमेंट ने 22 साल लगाए इमरान खान को लगाने के लिए। जब एस्टैब्लिशमेंट ने लाना हो, अभी आपके सामने हुकूमत मौजूद है, फरवरी 8 के इलेक्शन और 9 फरवरी के इलेक्शन बात है। आप कह रहे हैं क्या एस्टैब्लिशमेंट नहीं लाई उनको, उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई उनको? नहीं लाई। वो तो खुद कहते हैं कि सारे फैसले जो है वो उस वक्त की जो आर्मी क़यादत थी वो करवाया करती थी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ता था। नहीं, मसूद उसकी वजह बता रहा हूं आपको। कभी आज तक ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट ने 8 महीने बाद ही हाथ उठा लिया हो? पूरी तारीख उठाकर देख लें। मैं हजरत कायद आजम से लेकर आज तक उठाकर देख रहा हूं आप। 3 साढ़े खुदा ना खासा कायद आजम को एस्टैब्लिशमेंट के आदमी थोड़ी थे, क्या बात कर रहे हैं आप? वो लीडर हैं कायद आजम में। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा जी, मैं ये बात नहीं कहना चाह रहा। मैं ये बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरा ये सवाल है। मैं तो ये बता रहा हूँ पाकिस्तानी तारीख को अगर उठाकर देख ले, 3 साढ़े 3 साल ये अमूमन हुकूमत चली आ रही है। 58(2)(b) को अगर उठाकर देख ले, 3 साढ़े 3 साल में हुकूमत को देने होते हैं। ये एक नॉर्मल सी रूटीन है। तो ये स्टाइल तो बदलना था। और अब भी इमरान खान अगर तहरीक चलाना चाह रहा है, वो यानी डर और खौफ किस बात का है? आज भी अगर डर और खौफ कोई नहीं है, डर और खौफ कोई नहीं है। जो रास्ता उन्होंने चुना वो कितना हकीकत पसंद है, उनका सियासी विजन क्या है, इस पर बात हो रही है। शैला रज़ा साहिबा मोहतरमा भी एग्जाइल में गई मुशर्रफ के, फिर वापस आई। उससे पहले जब भुट्टो साहब को फांसी हुई वो गई और वापस आई, उन्हीं लोगों से बात करके आई जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे। लेकिन उन्होंने एक सियासी रास्ता निकाला। तो ऐसा होता है, लीडर बाहर चले जाते हैं फिर सियासी रास्ता निकालते हैं। इमरान खान साहब ने जो ये अपना रास्ता अपने लिए चुना है या उनको चुनना पड़ा है, पहले तो ये बताएं, उन्होंने चुना है या उन्हें चुनना पड़ा, और कोई चॉइस नहीं थी उनके पास? सर
देखिए, सबसे पहले तो अजहर साहब हैं, बड़ा एहतराम है मेरा पास उनके लिए। वो कहते हैं उनका बड़ा मुताला था, वो बदलना चाहते थे। अगर वो बदलना चाहते थे तो फिर ज़हीरुल इस्लाम को ये कहना ना पड़ता कि हम इन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर पर लाएंगे। तो आप कह दें कि ज़हीरुल इस्लाम गलत थे, और सबको मालूम है कि आरटीएस बैठा, सबको मालूम है कि कोई फैसला वो खुद नहीं कर सकते थे एंटिल अनलेस कि वो बार बार ना कहें कि हम सब एक पेज पे हैं। और फिर ये कि किस तरह से आमिर लियाकत मरहूम ने कहा कि जो बुलाते हैं कोरम पूरा करने के लिए वही बुलाते हैं, और उनकी वजह से स्टैब्लिशमेंट असेंबली के अंदर आ गई। तो ये सारी वो बातें जो नहीं करनी चाहिए। और मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि बीबी साहिबा कन्विक्ट नहीं थी, भुट्टो साहब कन्विक्ट नहीं थे। और जहाँ तक बात है नवाज शरीफ साहब की, तो ये इन्होंने खुद भेजा था, कोर्ट ने तो सिर्फ मॉडलिटी तय की थी। अब जो बात है वो ये है कि भुट्टो साहब के बाद हमने कोड़े खाए और फांसियाँ खाई। बीबी साहिबा ने डायलॉग का रास्ता निकाला और डायलॉग किया, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की वापसी का रास्ता बनाया। और फिर हम आगे बढ़े और हमने मुशर्रफ की वर्दी उतरवा दी। और फिर हम आगे बढ़े और हमने एक स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर 5 साल के बाद किया, गो कि हमारा भी वजीर आजम घर भेजा गया। और उसके बाद फिर हमें वही बात से चीज़ें सहनी पड़ी जिसको हमने अपने दौरे हुकूमत में ख़त्म कर दिया था। दोबारा से केसेस खुले, वही बोगस केसेस जिनके लिए जो है एनआरओ में सिर्फ जरदारी साहब को फोकस किया गया था, और 8,040 केस की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। तो हमने दोबारा उन्हें नून लीग के ज़माने में भी सहा और पीटीआई के ज़माने में भी सहा। तो 2 साल हुए। पाकिस्तान की सियासत पे बड़ी नज़र है उनकी, ये कोई तो ज़्यादा पीरियड तो नहीं है। तो ठीक है, जो भी उनका वो पैटर्न इन चीफ बने, कुछ भी बने, ये हमारा मसला नहीं है, उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है। लेकिन वो कुछ भी कर लें, जब उन्होंने चाहे गंडापुर हो, चाहे वो मुराद सईद को लाएं, चाहे वो जुनैद को लाएं, सिनेरियो चेंज हो चुका है। जब चेंज भी नहीं हुआ था, जब भी उनकी कोई तहरीक कामयाब नहीं हुई। और एक इस वक्त में जब पाकिस्तान के वफूद जो हैं, खुद वजीर आजम साहब भी जो हैं, वो मुख्तलिफ ममालिक में जा रहे हैं। एक जंग जो हम पे मुसल्लत की गई थी, हम उससे निमटने के बाद अब माशी जंग जो है उसको देख रहे हैं कि हम कैसे इससे नबर्द आजमा हों। एक खराब बजट हमारे सर पे आ रहा है, जिसमें एजुकेशन, तालीम, सोशल सेक्टर, तरक्याती स्कीम, सब में जो है कमी की जा रही है कि हमारे ऊपर जो कर्जा चढ़ा था वो उतर जाए किसी तरह, और उसका कर्जा उतारने में कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ हमें पॉलिसीज भी ठीक करनी है। हम कोई भी जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाए, और कुछ हमारी गवर्नमेंट की भी गलतियां हैं जिसको यकीनन हम बजट में डिस्कस भी करेंगे। तो ये सारी चीजें, हमारी जंग इससे अगर उन्होंने मुताला किया है, बहुत ज्यादा उन्होंने मुताला किया है, तो उन्हें पता होगा यहाँ पे तो जेल में ही ढोते हैं लीडर। ठीक है, यानी आप लोगों के लिए मैटर नहीं करते, अब इस हुकूमत के लिए मईशत जो है वो है, मुल्क का निज़ाम है। मगर कैसर अहमद शेख साहब, एक पॉपुलर लीडर जेल में बैठा हो और वो आपके बजट पर भी तनकीद करे, वो आपके प्रेस फ्रीडम पर भी तनकीद करे, वो आपकी दीगर मामलात पर, जब भी, क्योंकि मामलात एक तरह तो रहते नहीं ना पाकिस्तान में तो बहुत जल्दी जल्दी तब्दीली आती है। आज हालात अच्छे हैं, हुकूमत अच्छी पोजीशन में, जरूरी नहीं कि बजट के बाद भी अच्छी पोजीशन में हो। तो इस मामले को हुकूमत को हल करना चाहिए। आज तक तो हुकूमत ने हल नहीं किया इसको। आपको क्या लग रहा है, इमरान खान साहब कोई इम्पैक्ट डाल सकेंगे? खुद इमरान खान साहब ने इससे पहले को पहली बार तो ये एहतजाजी तहरीक नहीं चलाई, वो हर किस्म की तहरीकें चलाते रहे। इस वक्त ये मैं उनको एडवाइस करूंगा, ये वक्त नहीं है कि इसमें वो एहतजाज की बात करें। तो सारा मुल्क अभी भी, क्योंकि इंडिया अग्रेशन कर रहा है, उनके प्राइम मिनिस्टर धमकियां दे रहे हैं पाकिस्तान को, और उन तो हम इंडिया हमसे 6 गुना पॉपुलेशन है, लेकिन उसके बावजूद उनका सारी पार्टियां पाकिस्तान के खिलाफ बैशिंग में और पाकिस्तान के खिलाफ मुतहद हैं। हम कमाल ये है कि इस मौके पे ये इनको एहतजाज करना चाहिए, और अगर करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। मैं एज अ पोलिटिकल आपको ये कैसा नुकसान करेंगे सर? ये वक्त ही नहीं। नुकसान कैसा करेंगे जी? नुकसान करेंगे अपने पॉपुलैरिटी, अपनी लोग इस वक्त सुनने के रोजाना, लोगों की तवज्जो इधर नहीं है। लोग भरपूर
अपनी बहादुर अफवाज को जो जंग में नुमाइंदा कारनामे किए हैं, और अपनी हमारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, जो उनका विजन था, जो कि स्टेट्समैनशिप थी, उनको सराह रहे हैं टोटल लोग। मैं लोगों में रहता हूँ, दिन रात वो फौज को तो सराह रहे हैं, इसका मतलब है कि लोग क्या नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और इस इत्तेहादी हुकूमत को भी सराह रहे हैं? बिल्कुल सराह रहे हैं। हमारे जो रिजल्ट दिए, एक साल में महंगाई 38% से हो गई, ये जो 22% इंटरेस्ट था वो 11%। ये मैं अभी आपके सुन रहा था प्रोग्राम में कि फिंच ने पाकिस्तान को C से 2 अभी रेटिंग दी है पाकिस्तान की, और कॉन्फिडेंस, बिजनेस कॉन्फिडेंस सर कई पिछले मगर सर ये फिच की रेटिंग, ये ब्लूमबर्ग और इस तरह की चीजें तो के दौर में भी बढ़ी आई। हम कहते थे कि जी ये क्या हो रहा है, और वो होता है ना, हर जमाने में होता है। अभी मैंने आपको सुनाया सीपी यानी कि फ्रीडम होता है। मैं यही तो मसूद कहना चाह रहा हूँ कि हर जमाने में नहीं होता। पाकिस्तान का आज जो स्टॉक एक्सचेंज, आज के दिन स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट किसी जमाने में नहीं हुआ। जो रेट चल रहा है पाकिस्तान में आज आपके सामने 1,20,000 को क्रॉस कर दिया है। तो सब लोग, मगर सर पाकिस्तान की मईशत की रिफ्लेक्शन हमारे स्टॉक एक्सचेंज में तो वैसी नहीं है ना जैसी दुनिया में होती है। यहाँ तो सट्टा चलता है। तो नहीं, सट्टा कभी भी नहीं चलता। पता नहीं जो नहीं समझते स्टॉक एक्सचेंज को वो कहते। मैं तो क्योंकि बिजनेस करता हूँ, बिजनेस में ये प्रैक्टिकल बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो इकोनॉमी का इंडिकेटर हो। जो भी ये कहता है वो कभी उसको मेरे साथ में डिबेट वाले, हर दुनिया में स्टॉक उनकी जो इकोनॉमी इंडेक्स होता है, ऐसे थोड़ी मार्केट में सारी हमारी जो कोई मामूली नहीं है, बहुत सी इंडस्ट्रियां उसमें इंडेक्स एवर रेट है। तो उसके अलावा मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे ये सारी जो चेंज ये यानी इतना ज्यादा कम हो गया आपका पॉलिसी रेट, जिसको बैंक इंटरेस्ट कह लें, आधा हो गया और फर्दर सिंगल डिजिट में हो जाएगा। तो ये देखिए, लोग जो है वो, इसमें कोई शक नहीं कि अभी भी लोगों को मसाइल हैं लोगों की मईशत में, और ये इम्प्रूवमेंट को सराह रहे हैं। तो मैं तो आपको लोगों, अब ये अपना नुकसान इसलिए कर रहे हैं कि अपनी पॉपुलैरिटी खत्म कर रहे हैं लोगों में, जो इनका था ना। बिल्कुल हमारे इलेक्शन में आपको एक मिसाल देता हूँ जी। मैं जिस डिवीजन से हूँ, सेंट्रल पंजाब की फैसलाबाद डिवीजन है, 4 जिले हैं, चनियोट, फैसलाबाद, ढंग, इनमें 18 में से इस वक्त भी 15 MNA इनके बैठे असेंबली में। ये तो कहते हैं ना फॉर्म 47, ये वो। हमारी इस डिवीजन 4 जिलों में से जो मेरे मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, 18 में से 15 MNA इनके बैठे हैं। अब इनके यहाँ तो इनको बड़ी पॉपुलैरिटी होनी चाहिए ना। कोई भी अभी तहरीकें चली हैं, कोई हमारी डिवीजन से बंदे आई नहीं, कोई निकला ही नहीं। सही। तो मुझे एक ब्रेक लेना है, एक ब्रेक लेना है अपने आप को। मुझे ब्रेक लेना है। वो आप फॉर्म 47 की जो है वो तो कहते हैं कि आपकी तो 16 सीटें थी, आपको जो सीटें मिल गई वो तो फिर फॉर्म 47 की वजह से मिल गई, वरना उनकी पॉपुलैरिटी तो कुछ और थी। बहरहाल कल का जो फैफन की रिपोर्ट है वो भी मैं आने का बताऊंगा। अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें कोई धांधली की कोई बड़ी सामने नहीं आई, लेकिन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की मैंने बात की, ये नीचे है। स्टॉक एक्सचेंज राइज कर रहा है, अवाम की जो जेब है वो खाली की खाली है, जो लोग गरीब है वो गरीब है। अच्छा, बड़ी अच्छी मईशत हो गई, रेटिंग अच्छी कर दी, सब कुछ कर दिया, ये IMF फिर क्यों कह रहा है कि मजीद टैक्स लगाओ? तो मसाइल तो हैं, ये अवाम को इस पर कन्विंस तो करता है। तो एक ऑपोजिशन भी आपके सामने है। एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक। मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों में शैला रज़ा साहिबा और कैसर अहमद शेख साहब का मानना यह है कि इमरान खान साहब ने जो फैसला किया है वो अपनी मकबूलियत को कम करेंगे। बड़ा शोर मचाया था PTI ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी कि सियालकोट PP 52 के जो इंतखाबात थे उसमें धांधली की गई है, लेकिन फाफिन की रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट ये बताती है कि एक पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की जानिब से गिनती के अमल में खलल डालने की रिपोर्ट सिर्फ मौसूल हुई, कोई बड़ी धांधली की इसमें बात नहीं की गई है। वोटर टर्नआउट 50% था, ज़िमनी इंतखाबात में कम होकर 45% हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि जीत का फ़र्क 8,535 वोटों से बढ़कर 39,684 वोटों तक जा पहुंचा। फॉर्म 47 रात 1:15 पर मुकम्मल किया, जो कानूनी हद 2 बजे तक की है, उससे कबल होना चाहिए।
पोलिंग स्टेशन नंबर 169 में गिनती के दौरान पुलिस ने मदाखलत की। पुलिस एहलकारों ने पार्टी एजेंट्स और मुबस्सिरीन को हॉल से निकाल दिया। इंतखाबी मवाद और अमले को साथ ले गए। तो इस तरह की ये रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि कोई बड़ी बेज़ाब्तगी इसमें नजर नहीं आ रही है। तो अजहर सिद्दीक साहब, ये नशिस्त पहले भी नून लीग की थी, दोबारा से नून लीग ने हासिल की, लेकिन जो मार्जिन था जीत का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, 8,000 से तकरीबन 40,000 तक पहुंच गया। तो आपकी पॉपुलैरिटी तो कम होती नजर आ रही है। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रखता चलूं। मेरी बहन शैला रजा ने मान लिया, एस्टैब्लिशमेंट का रोल भी मान लिया, इनकी हुकूमतें लाना गिराना वो भी मान लिया। यानी चले कम से कम वो जो जुल्फकार अली भुट्टो का नजरिया और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नजरिया तो दफन हो गया कि जो ये बातें कहा जाते थे कि। दूसरी बात, कैसर शेख साहब ने आपको सुहाने ख्वाब दिखाए, ख्वाब देखते रहे आप। यानी वो ख्वाब क्या है? मुझे ये बताएं आप, बेरोजगारी कितनी होगी, ब्रेन ड्रेन कितना हो गया, मुल्क से लोग बाहर कितने चले गए। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि क्या डॉलर के साथ कंपैरिजन करके बताएं, जरा देख लें, अफगानिस्तान की तरफ देख लें कि क्या करेंसी उनकी है, बांग्लादेश की तरफ मुड़कर देख लें, इंडिया के साथ ही कंपेयर कर लें आप कि आप कहां खड़े हैं। किसने कहा आपकी इकोनॉमी तबाह बर्बाद कर दी है? इकोनॉमी आपने, आम आदमी की जिंदगी अजीर्ण हो गई है। तो पेट्रोल की प्राइस आप किस तरह कर रहे हैं? पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी करके, और कभी किस तरह हिसाब हुआ? मैंने पेट्रोलियम की कीमतों की रिट फाइल की हुई है, इनके पास मैकेनिज्म भी कोई नहीं है, लूट मार चल रही है। लेकिन वजह क्या, पूछने वाला कोई नहीं। 26वीं आनी तरमीम तो हर चीज मैनेज हो चुकी है, आपके पास था कोई मैकेनिज्म? आपको तो कर्जा ही नहीं मिल रहा था कहीं से, लेकिन हमने डिफॉल्ट के दहाने पर थे। पेट्रोलियम कीमतों के ऊपर सेल्स टैक्स भी जो 52% से 60% तक ले रहे थे, हम 17% तक, बल्कि 0% तक भी लेकर आए। जो सत्यानाश किया था, IMF की शराइत के खिलाफ आप गए थे, IMF फिर निकल गया था। देखिए ना, पहली बात तो $5 अरब एक महीने में खर्च हो गए थे सर। नहीं, हमने देखे IMF से लोन नहीं लिए शुरू में आकर, वो गलती थी। नहीं, बाद में जब आपकी हुकूमत जा रही थी तो आपने ये पेट्रोलियम की कीमतें कम कर दी थी IMF मुआहिदे के बरखिलाफ, और $5 अरब जो है वो जी उसकी कमी हुई थी आखिरी साल में। ये बात नहीं है ना मसूद, बात ये नहीं है जी। पेट्रोलियम में बदमाशी हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। हमने या तो होना कि इंटरनेशनल मार्केट से कीमतें कम की हो, हमने तो कीमतें बैन अवी दुनिया के मुताबिक रखी। सेल टैक्स जो ज्यादा लिया जा रहा था वो कम किया। पेट्रोलियम डेवलपमेंट ने भी जो बदमाशी हो रही थी वो अजहर भाई, मामला ये है कि ये कुछ भी कर रहे हो पेट्रोलियम में, इनके खिलाफ कोई निकल नहीं रहा ना, कोई आवाज ही नहीं है। नहीं ना, उसकी वजह ये रखे ना। हाँ। आज अब मिसाल के तौर पर अभी आपने बात की इलेक्शन के हवाले से जी, टर्नओवर कम हुआ है, वोट ज्यादा पड़ गए हैं, इससे बड़ी और धांधली क्या होगी? फॉर्म 45 और 47 रात जितने तैयार हुए तो सारे आपको वोट कम पड़ गए, आपको वोट कम पड़ गए, उनको ज्यादा पड़ गए। पीपल्स पार्टी को भी पहले के मुकाबले में ज्यादा पड़ गए। मैं यही तो बता रहा हूं, कौन सी कौम है इस वक्त? आज आप रेफरेंडम कराकर देख लें, आजाद खुद मुख्तार इलेक्शन करा लें, हर चीज सामने आ जाएगी। हमें तो कोई डाउट नहीं है। हम तो आज भी समझते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन क्रेडिबल इदारा है ना। फाफिन की रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जहां तक फाफिन ने तो वो डाटा उसके मुताबिक दिया है ना, जो फॉर्म 47 और जो है, जो हमारे फॉर्म 45 और 47 है, वो सामने रख देते हैं कौम के सामने, एक एक चीज आ जाएगी। आपने अगर आगे चलना है ना इस मुल्क को ले जाकर, तो भाई इसमें सिविल सुपरमेसी आप लेकर आए। इस मुल्क में वोट की इज्जत, वोट को जो इज्जत और दोनों का नजरिया दिया था वो लेकर आए, फिर समझ आती है। लेकिन आप अभी हैं क्या? एक अर्दली के अलावा, एक मुलाजिम के अलावा आपकी हैसियत क्या है? ठीक है, आपके दौर में सिविल सुपरमेसी थी, इनके दौर में सिविल सुपरमेसी नहीं है। आप नजरिए पर हैं। शैला रजा साहिबा बकौल अजहर सिद्दीक साहब वो कह रहे हैं कि भुट्टो साहब का बीबी जो है वो दफन कर दिया आप लोगों ने। मगर ये फाफिन की जो रिपोर्ट है, आपको भी इस इलेक्शन पर बड़ा एतराज़ात थे, और राजा परवेज अशरफ साहब, नदीम अफजल चंद साहब, हसन मुर्तज़ा साहब, सब ने इस पर बात की है कि ये धांधली की गई है यहाँ पर, मगर रिपोर्ट तो कुछ और कह रही है। अच्छा, पहले तो मैं इनको ये बताऊं कि ये जो आइन है इसमें हमने 18वीं तरमीम की और उसको असल शक्ल में लाने में कामयाब हुए। हमने कोई दफन नहीं किया, हमने जो है स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया। हमने IMF से जो कर्जा लिया, आपके मिनिस्टर ने कहा सबसे आसान शराइत पर लिया। हमने ज़राअत की एक्सपोर्ट को बहुत बढ़ाया, हमारी वजह से CPEC आया, एग्जीक्यूट नवाज शरीफ के दौर में हुआ। आप पता नहीं कौन सी बातों को लेके बैठे हुए हैं। अगर हमने इस तरह से थर्ड ऑप्शन बनना होता तो हम होते,
हमारी पार्टी का वजीर आजम होता। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो है वो ये है कि देखिए इलेक्शन जो है ज़िमनी, वो आमतौर पे जिनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है या फेडरल गवर्नमेंट होती है, अब तो प्रोविंशियल सीट थी तो वही जीतते हैं आमतौर पे। और रही बात इलेक्शन था, गुजर गया, और ज़िमनी इलेक्शन में टर्नआउट कम होता है, वर्किंग डे पे था। नून लीग ने बदमाशी की इसमें, जैसे राजा परवेज रशीद साहब ने कहा। पंजाब में देखिए वो वहां पे मौजूद थे, मैं वहां नहीं मौजूद थी, उन्होंने वहां पे मौजूद थे, उन्होंने जो देखा कहा। लेकिन पंजाब में तो बरादरी की बुनियाद पे ज्यादा होते हैं, नजरियाती कम। पार्टियां देखती हैं कौन सी बरादरी का बंदा जो है वो जीत जाएगा, और बरादरी भी यही देखती है कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बना लेगी, वो जाके उनसे टिकट ले लेती है, जो पावरफुल आदमी होता है। नजरियात का तो काम रहा नहीं। जब से ज़ियाउल हक ने ये दाग बेल डाली थी कि गैर जमाती इलेक्शन कराए थे, उसने ये बरादरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर दिया था। ये बदकिस्मती है हमारी पंजाब में, ये बहुत है। अब जो रही बात आपने मईशत की, तो ये भूल रहे हैं सिद्दीक अजहर साहब के जो IMF से माहिदा किया था उसमें लेवी को 5 रुपए से करके 50 तक ले जाना था, लेकिन इन्होंने जब देखा कि ये हालात हैं तो इन्होंने 10 रुपए कीमत वापस ले ली थी जी। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक के एडजस्टमेंट में कुछ माहिदा हुआ था उसमें भी इन्होंने 5 रुपए वापस ले लिए थे। और फिर इनके लोगों का अपना बयान है कि हमें पता चल गया था तो हमने मईशत पे बारूदी सुरंगें जो है वो बांध दी, और फिर इनके तो लीडर यहाँ तक चले गए कि अगर मुझे ही हटाना था तो बॉम्ब मार देते। तो वो समझते ही नहीं है बॉम्ब क्या होता है, बारूदी सुरंग क्या होती है, मुल्क क्या होता है, मईशत क्या चीज़ होती है। जब उनसे बात की गई कि आप मईशत की तरफ तवज्जो दें तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अपोजिशन की तरफ जाऊंगा। ये भी उन्हीं के ही दौर के बंदों की जो उन्हें लेकर आए थे बात है। तो जिस तरह से उन्हें पाल के लाया गया 22 साल बाद, नाज नसरें उठा के, जो इस काबिल ही नहीं थे, तो फिर क्या किया जा सकता है। एक आदमी जितना भी अच्छा हो लेकिन अगर उसे ड्राइविंग नहीं आती तो आप उससे कार नहीं चलवा सकते। अच्छा देखें, अभी तक तो जेल काट ली उन्होंने और ठीक ठाक जेल काट ली, मुखालफिन भी कह रहे हैं। एहसान किया है, कन्विक्ट हो गए। नहीं, कौन सा एहसान किया है, कन्विक्ट हो गए। 300 मुकदमे शैला रज़ा साहिबा, 300 मुकदमे, 45 साल की सजा। आप सियासी लीडर हैं, एक आपने तारीख देखी है, आप खुद बताएं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं इस तर्ज सियासत को पसंद नहीं करती। और वो तो बहुत सारा तारीख पढ़ के आए थे, लेकिन उन्होंने भी आकर वही किया जो नवाज शरीफ के दौर में पिटे हुए मुकदमे थे, जिनको पता था कि 10 साल से ज़्यादा हो गया, इनका कोई नतीजा नहीं। उन्होंने जरदारी साहब पे भी वो खोले, उनकी बहन से भी एक बैंक ट्रांजैक्शन 1 करोड़ रुपए की जो बैंक के थ्रू हुई थी, उसमें उनको उठा लिया, उसमें चांद रात पे उन्हें घसीटा गया। वो भी यही कर रहे थे, उनके साथ भी हो रहा है। हम इस तरह से सियासत में कायल नहीं है। हमारे दौर में कोई भी सियासी कैदी नहीं था। जो सियासी कैदी था वो इस वक्त जो इनके पास है, इस वक्त जो इनके पास है, इस वक्त जो इनके पास। आपसे इसी ऑनेस्टी की तवक्को थी, जो आपके साथ हुआ, जो उन्होंने किया वही उनके साथ हो रहा है। ये ना कहें कि यार वाकई वो एक दिन एक बंदा वजीर आजम होता है, दूसरे दिन जेल में होता है, वजूहत कुछ और होती है। मैंने कहा ना कि मैं इस तर्ज सियासत के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। हमारे जमाने में कोई सियासी कैदी नहीं था। आजम सवाती जो इनके पास है, वैसे भी इनके पास सारे लौटे, तो उनकी वजह से हमारे हज मिनिस्टर जेल में गए थे, लेकिन जब हम ऑपोजिशन में गए तो वो बाइज्जत बरी हो गए, वो जेल में रहे। हमारे जमाने में हमारा मिनिस्टर जेल में था। सही, ये अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये नहीं कि आपके अपने मिनिस्टर का गंदम का और चीनी का करप्शन का आए तो आप उसकी मिनिस्ट्री बदल दें, आप उसको पार्टी में जगह दे दें। हमने ये नहीं किया था। हमने कहा ये जेल है, ये हमारा बंदा है। ठीक है, ये तो फिर अवाम नहीं फैसले करने इलेक्शंस के अंदर। जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। बड़ा टेस्ट तो अभी होगा जब बल्दियाती इलेक्शन होगा, और पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुआ। तो शेख साहब, बल्दियाती इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले ज़रा आप, क्योंकि आप इस्लामाबाद में भी नहीं हुआ। हाँ, इस्लामाबाद में भी नहीं हुआ, तो अब मैं आपका जाहिर सी बात है आप मौजूद हों और इसकी बात न की जाए। सर, बड़ा मुश्किल होगा कि एक मुश्किल बजट आए और उसमें आवाम को कन्वेंस किया जाए, और एक ऐसी हुकूमत जिसके बारे में एक बहुत बड़ी आवाम की राय है जो मानती है कि इनका हक़ हुक्मरानी नहीं है। तो ठीक है, अभी इंडिया के साथ जो तनाज़ा था उसमें रेटिंग आपने गेन की है, मगर ये बजट के बाद आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल बजट है जो आने वाला है। देखिए, ये बजट जो है ये
हम क्या कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट टैक्स बढ़ा रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्स जो कि आवाम पे टैक्स जिसका बोझ होता है वो कम कर रहे हैं या वो बढ़ा नहीं रहे। अब पिछले बजट में आपने देखा कि अभी भी आपके पास फिगर्स होंगी, अगरचे हमारा रेवेन्यू हमने टारगेट था 13,000 अरब के करीब और तकरीबन एक्सपेक्टेड है कि 12,000 के करीब मिलेगा, 1,000 अरब कम मिलेगा। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स पे जाएं जो कि अमीर आदमी या जो कि अफोर्ड कर सकता है बंदा उस पर लगता है, वो बढ़ रहा है। ये जो आपके आप फिगर्स हैं इस 11 सर महीने 499 अरब रुपए इनकम टैक्स सैलरीड पर्सन से लिया है और उसके बावजूद जो दीगर सेक्टर्स थे उनमें कहीं टारगेट अचीव नहीं कर सके, यहाँ टारगेट से भी ऊपर निकल गए। तो जब आप टैक्स रेट बढ़ाएंगे, जमींदारों पे टैक्स लगाएंगे, वही सारी असेंबली में मुश्किल हो जाएगा। अब दुकानों पे आज तक टैक्स नहीं लगा पाए, वो बड़ा मुश्किल है क्योंकि वोट बैंक कट जाता है। कैसे करेंगे इस दफा सख्त फैसले जो करने मैं आपको मैं देखो मसूद मेरी बात सुने ना, हम ये कर रहे हैं जो आप सही कह रहे हैं कि सैलरी तबके पे लगा, पर सैलरी के कम जो तनख्वाह है ना उस पर बहुत कम टैक्स है। 1 लाख रुपए पे जो महीने की जिसको तनख्वाह है ना उसका 1,500 रुपये टैक्स कटता है अभी भी, लेकिन बड़ी तनख्वाह पे ज़्यादा लगता है, वो भी हम कम कर रहे हैं। इस बजट में हम क्या रिलीफ दे रहे हैं, एक तो सैलरी तबका जो आपने जिक्र किया उसका टैक्स हम रेट कम कर रहे हैं, दूसरा हम 1 करोड़ फैमिली हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए, 1 करोड़ फैमिली तकरीबन 4-5 करोड़ लोग हैं, उनका बहुत बढ़ा रहे हैं, उनका जो उनको दे रहे हैं ना रिलीफ वो काफ़ी बढ़ा रहे हैं। हाँ। दूसरा और तीसरा हम ये कर रहे हैं कि तरक्याती जो बजट है वो मसलन एक तो पिछले साल कम ही इस्तेमाल हुआ, अगले साल उसे 30-35% तरक्याती बजट बढ़ जाएगा और बलूचिस्तान को उसका चौथा हिस्सा यानी 1000 बिलियन में से 250 अरब बलूचिस्तान को जाएगा। सर इस साल तो कम रहा तरक्याती बजट ऐसा है। शैला रज़ा साहब कुछ कहना चाह रही हैं जरा उनसे? जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आइना जो फिस्कल ईयर है उसमें 1400 अरब पिछले साल था, अब के 1000 अरब कर रहे हैं और 118 मंसूबे खत्म कर रहे हैं। अब सवाल ये पूछना है मुझे कि वो 118 मंसूबे क्या अहम नौयत के नहीं थे और वो क्यों बनाए गए थे, जबकि उससे पहले ही बहुत सारे ऐसे मंसूबे जिन पर पैसा लगने की जरूरत थी सिंध के और बलूचिस्तान के, उन पर लगाया जा सकता था। सिंध में काफी सारे डैम्स हैं जो कि जस्ट फॉर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए थे, उनको पता नहीं कितने सालों से उन पर बहुत कम पैसे रखे जा रहे हैं। अब ये जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मामला है इसको आप जरूर एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन बाकी तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि कर्जे में आपको देना है, तो सोशल सेक्टर के भी 50 अरब बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। इससे पहले जो मुझे परेशानी है वो ये है कि पेट्रोलियम लेवी भी 60 से 80 में जाएगी और फिर 100 ये जो हजार अरब रुपए उसमें 150 अरब जो है वो पेट्रोलियम लेवी के जिसके बलूचिस्तान पे लगाया जाएगा। तो मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा ये बजट जा कर रहा है। अगर आप टैक्स कम कर रहे हैं तो आप तालीम, एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन पे भी आप कम कर रहे हैं, तो बजट तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, जबकि आप उसमें इन्फ्लेशन भी कह रहे हैं कि 5 से 7.5 हो जाएगी। शैला आपा आपकी बड़ी जबरदस्त तैयारी है, मैं वाकई मान गया आपको। जरा जी अजहर भाई जल्दी से आप भी बात कर लीजिए, वक्त थोड़ा कम है। अच्छा देखिए, अब मैं शैला साहिबा ने ये तो सच बोल दिया, बाकी तो सच नहीं बोल सकी जो मैंने जमहूरिया वाले से कहा। बजट जो है ना, नहीं बजट जो है ना, ये बजट तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जाएगा। आने वाले दिन में आप देख लीजिएगा, यानी महंगाई किसने कहा है महंगाई नहीं बढ़नी, इन्फ्लेशन नहीं बढ़नी। डेट लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक कर्जे आप देखें, आपको 88% या 90% तक अपने कर्जे में जा चुके हैं। आपने नॉन डेवलपमेंट बजट या बाकी अखराजात आपने कोई कम किए वो नहीं कर सके, यानी आपके पास है क्या, रोड मैप क्या है? चले मैं टैक्स कलेक्शन कितनी होनी है? आ गया जी शेख साहब। देखिए इस वक्त ये जो जितने भी आपके वेस्टिव के फिगर्स हैं हम सब इनके दौर में भी मानते थे, हमारे दौर में भी इनको माननी चाहिए। इस वक्त 0 रेट है इन्फ्लेशन का और ये कई दिहाइयों में ये कम से कम रेट है। अब ये शैला बहन ने जो बात की मैं उसका जवाब देता हूँ
कि पिछले बार वाकई 1400 अरब अगर रखा था तो उसमें से खर्च हुआ है 700-750। ठीक। इस साल जो एक्चुअल खर्च हुआ है ना वो नहीं, वो बढ़ा के हम 529 अरब उसको रुपए। बढ़ा के 1000 अरब कर रहे हैं। तो 529, 1400 में से जी, 529 जी, में। ठीक सर, एक ब्रेक जी, लेना है, एक ब्रेक जी, लेना है। तो खर्च नहीं हुआ ना इस साल, तो जी। अभी उसको बढ़ा रहे हैं अगले साल, इस साल से मौजूदा साल से बड़ी हमें मुश्किलात हैं। देखिए ना, ये कहना IMF के प्रोग्राम और में इन हमें- मुश्किलात हमें में रेवेन्यू कैसर बढ़ाना शेख था, साहब, 1000 अरब सर रुपए, एक ब्रेक पे जाना है, 1000 फौरी अरब तौर रुपए पर रेवेन्यू माजरत, मुझे इकट्ठा फौरी हुआ तौर ना। पर ब्रेक में मुश्किलात हैं, और इस मुश्किलात में एक ऑपोजिशन है और एक ऑपोजिशन लीडर है जो जेल से तहरीक चलाने की बात कर रहा है। वल्लाह आलम हुकूमत कैसे इन मामलात को संभालेगी। एक ब्रेक लेते हैं। मजीद इस पे बात करनी थी खासतौर पर बजट के हवाले से, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कैसर अहमद शेख साहब, मोहतरमा शहला रज़ा साहिबा, मोहतरम जनाब अजहर सिद्दीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शामिल थे प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।